हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, मैंने बिहार बोर्ड संस्कृत का एक सीरीज स्टार्ट किया जिसमें मैं अब तक आपको संस्कृत व्याकरण के कई सारे टॉपिक्स पढ़ा चुकी हूँ। पिछले दो क्लासेस से हम लोग संधि पढ़ रहे थे और अब तक मैं आपको स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ा चुकी हूँ। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि के बारे में। तो चलिए बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये जो विसर्ग संधि है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि विसर्ग संधि कहते किसे हैं। तो आपको यहाँ पे परिभाषा लिखी हुई दिख रही है। क्या लिखा है कि विसर्ग के साथ यानी पूर्व पद में क्या होगा, विसर्ग होगा। मैंने आपको बताया है कि संधि हमेशा दो पदों में होता है, पहले वाले को पूर्व पद और बाद वाले को उत्तर पद कहते हैं। तो विसर्ग के साथ यानी पूर्व पद में विसर्ग होगा और उत्तर पद में या तो स्वर होगा या तो व्यंजन होगा। तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन की जो संधि होती है उसे ही क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे में आप देख सकते हो पूर्व पद में आपको विसर्ग दिख रहा है, यहाँ भी विसर्ग, यहाँ भी और यहाँ भी। उत्तर पद में यहाँ पे आपको क्या दिख रहा, व्यंजन दिख रहा है ना। अब इनकी आपस में संधि होगी तो क्या कहेंगे, विसर्ग संधि। जैसे आप देखोगे यशः जोड़दा यशोदा बन गया, ये जो विसर्ग है यहाँ पे ओ की मात्रा बन गया। निह जोड़ जल निर्जल बन गया, यहाँ पे विसर्ग क्या बन गया, रेप बन गया है, रौ बन गया। दो जोड़ कर्म दुष्कर्म बन गया, यहाँ पे विसर्ग क्या बन गया है, मूर्धन्य स बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझे कि विसर्ग संधि कहते किसे हैं। अब बच्चों आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि के नियम। विसर्ग संधि का कोई भेद नहीं है, विसर्ग संधि बनाने के नियम है। बच्चों, इस नियम को हम लोग तीन नाम से जानते हैं, उत्व संधि, रत्व संधि और सत्व संधि। आप सोच रहे हो कि ये क्या है, उत्व रत्व सत्व, जल्दी समझ में आ जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, उत्व संधि पढ़ेंगे। असल में इसके नियम के नाम है। वैसे आपसे नियम नहीं पूछेगा है ना, आपसे बस पूछेगा ऐसे शब्द दे के इसका संधि करिए, या मनोरथ दिया इसका संधि विच्छेद करिए, या फिर पूछ देगा कि मनोरथ में कौन सा संधि है, स्वर व्यंजन या विसर्ग। ठीक है, लेकिन नाम भी अगर आपको पता रहे तो और अच्छी बात है। तो चलो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उत्व संधि। उत्व संधि इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि बच्चों इसमें विसर्ग उ बन जाता, उसी तरह रत्व संधि में विसर्ग र बन जाता है और सत्व संधि में विसर्ग स बन जाता है। यानी कि इनका नाम बताता है कि विसर्ग किस में बदलता है, किस में परिवर्तित होता है। ठीक है, नाम में ही काम पता चलता। तो चलो आओ पढ़ते हैं उत्व संधि। मैंने आपको पिछले दो क्लासेस में समझाया था कि संधि करने के लिए कुछ शर्तें होती है, उस शर्त को देख के हम समझ जाते हैं कि इसमें कौन सा संधि करना और क्या करना। तो उत्व संधि के लिए क्या शर्त होना चाहिए, पूर्व पद में क्या होना चाहिए, विसर्ग, और विसर्ग से पहले अ स्वर होना चाहिए। बच्चों आपको पता है कि जिस व्यंजन वर्ण में कोई मात्रा ना हो उसमें अ स्वर छुपा होता और लुप्त होता। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्व पद में विसर्ग और विसर्ग से पहले अ, व्यंजन वर्ण में अ छुपा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो सब में विसर्ग दिख रहा है और इन व्यंजनों में कोई मात्रा नहीं दिख रही, कोई मात्रा नहीं दिख रही, यानी कि इसमें क्या छुपा हुआ है, इसमें अ स्वर छुपा हुआ है। तो हमारा पूर्व पद का कंडीशन यहाँ पे पूरा हो रहा। उत्तर पद में क्या होना चाहिए, तो वर्गों का तृतीय चतुर्थ या पंचम में से कोई भी एक वर्ण। ये तो अब समझ गए हो ना, मैंने पिछली क्लास में बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना। ठीक है, तो वर्गों का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण या फिर य र ल व ह में से कोई भी एक वर्ण होना चाहिए। तब क्या होगा, तब बच्चों विसर्ग ओ बनेगा। आपको होगा मिस अभी तो आपने कहा कि उत्व संधि में विसर्ग उ बनता है। हाँ बच्चों मैंने सही कहा। होता है क्या है, ध्यान से सुनो। विसर्ग, ये जो विसर्ग है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, विसर्ग बन जाता है उ, और आपने पढ़ा कि विसर्ग से पहले क्या होगा, अ। तो अगर आप उ से मान लो इसको अ बना देते और यहाँ पे उ,
आपने स्वर संधि में जब गुण संधि में पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि अ और उ मिलके क्या बन जाता है, तो अ और उ मिलके उ बन जाता। तो असल में होता ये है कि विसर्ग उ बनता है और अपने से पहले वाले अ के साथ संधि करके क्या बन जाता है, ओ। तो मैंने आप सीधे ऐसे ही याद रखना कि इसमें उत्व संधि में विसर्ग सीधे किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। ऐसे तो जानकारी के लिए आपको पता ही है कि पहले उ बनेगा, अ के साथ संधि करेगा तब ओ बनेगा, ठीक है। और उत्तर पद को वैसे का वैसे ही क्या करना है, लिख देना है। जैसे देखो मनः जोर रथ, तो हमने मनः लिखा, ये विसर्ग क्या बना, ओ की मात्रा बना और बाद वाला हमने जस का तस उतार दिया। यहाँ देखो सरह जोर वर, तो हमने सर लिखा है ना, विसर्ग क्या बना, यहाँ भी ओ की मात्रा बना वर। यहाँ भी देखो ओ की मात्रा, तेजा जोर में ओ की मात्रा तेजो में, जिस वर्ण के बाद विसर्ग है उसी में किसकी मात्रा लग जाएगी, ओ की मात्रा लग जाएगी। मेरे ख्याल से आप इसे समझ गए होंगे। तो क्या हम अपने अगले संधि की तरफ बढ़े, चलो बढ़ते हैं। उत्व संधि के बाद बच्चों दूसरा संधि आता है, उसे हम कहते हैं रत्व संधि। रत्व संधि का मतलब विसर्ग र बन जाता, लेकिन बनता कैसे है, चलो देखते हैं। आप देखोगे कि रत्व संधि का कंडीशन मैंने क्या लिखा कि पूर्व पद में विसर्ग होना चाहिए और विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़ के दूसरा कोई भी स्वर हो, बस अ या आ नहीं होना चाहिए। विसर्ग और विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़ के कोई भी स्वर, यानी हर्षी, दीर्घी, हर्षो, दुर्गु, ए ओ औ अन नहीं, औ और री होगा, है ना। तो इनमें से कोई भी स्वर हो, बस अ या आ नहीं हो। और उत्तर पद में क्या हो, वर्गों का तृतीय वर्ण हो, चतुर्थ वर्ण हो, पंचम वर्ण हो या फिर कोई भी स्वर हो, उत्तर पद में कोई भी स्वर हो। अच्छा ये समझ रहे हो ना, तृतीय यानी वर्ग का तीसरा वर्ण, जैसे क वर्ग में तीसरा क्या होगा ग, च वर्ग में तीसरा क्या होगा ज, ट वर्ग में तीसरा क्या होगा ड, इस तरह से, ठीक है। तो इनमें से कोई भी होगा तब क्या होगा, तब विसर्ग सीधे र बन जाएगा। तो पूर्व पद में विसर्ग र बनेगा और उत्तर पद के वर्णों को हम जस का तस लिख देंगे। जैसे निह जोड़ जलम, सब में देखो इसमें हर्ष की मात्रा है, इसमें हर्ष की मात्रा, हर्षु और हर्षु की मात्रा, ज अपने वर्ग का तीसरा, झ अपने वर्ग का चौथा और ग अपने वर्ग का तीसरा वर्ण है ना। यहाँ भी देखो या तो रस्व ई की मात्रा है या तो रस्व उ की मात्रा, ज अपने वर्ग का तीसरा, म अपने वर्ग का पांचवा भी लिखना था, ब अपने वर्ग का क्या है, बोलो तृतीय है, और यहाँ पे उ यानी कि स्वर है, यानी हमारे कंडीशन को पूरा कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, विसर्ग को र में बदल देंगे और ये जो र में बदलेगा तो अक्सर र किस रूप में लिखा जाता है, रेफ के रूप में। इसे क्या कहते हैं, इसे हम रेफ कहते हैं। जैसे नी जोड़ जलम, तो हमने नी लिखा, विसर्ग क्या बना, रेफ बना और बाद वाला जलम जस का तस लिख दिए, नी जोड़ जलम निर्जलम। नी जोड़ झर, तो हमने नी लिखा, विसर्ग क्या बना, रेफ बना और बाद में झरा लिख दिए, निर्झरा। दू हमने लिखा, विसर्ग क्या बना, रेफ बना, बाद में गंधा था तो हमने गंधा लिख दिया, दुह जोड़ गंधा दुर्गंधा। वैसे ही दुर्गम बना, निर्जन बना, निर्मल बना, दुर्बल बना। अच्छा ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है। नी जोड़ उपाय, तो हमने नी को नहीं लिखा, अभी जो विसर्ग है ना ये आधा र बना था। बच्चों आपको पता है कि कोई भी अधूरा व्यंजन वर्ण अगर उसमें कोई स्वर मिल जाता है तो वो पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे उ स्वर की इसमें लग गई मात्रा, तो ये क्या हो गया, पूरा हो गया। तो निह जोड़ उपाय क्या बन गया, निरूपाय बन गया। क्या इतनी बात आप समझ रहे हैं? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा रत्व संधि में मैंने पहला बताया, रत्व संधि में एक और नियम आता है, तो चलिए उसको आगे पढ़ लेते हैं। बच्चों ये पूरी तरह से रत्व संधि तो नहीं है, लेकिन ये रत्व का ही एक भाग है, क्योंकि इसमें र की भूमिका होती है, र इसमें इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। इसका कंडीशन क्या है,
वही, अब विसर्ग संधि है तो विसर्ग तो होना ही होना है। पूर्व पद में विसर्ग हो और विसर्ग से पहले उस व्यंजन वर्ण में कोई ह्रस्व स्वर की मात्रा हो। किसकी मात्रा हो? ह्रस्व स्वर की, यानी या तो अ होगा, या तो ह्रस्व ई, या तो ह्रस्व उ, या तो ह्रस्व री। अ की तो कोई मात्रा नहीं होती, छुप जाएगा। ह्रस्व ई की मात्रा, ह्रस्व ओ की मात्रा, री की मात्रा। तब क्या होगा? उत्तर पद में र होगा, यानी पूर्व पद में विसर्ग हो और विसर्ग से पहले कोई भी ह्रस्व स्वर हो और उत्तर पद में र आएगा, तब क्या होगा? तब बच्चों ये जो ह्रस्व स्वर है वो किस में बदल जाएगा? दीर्घ में, यानी अ बदल जाएगा आ में, ए ह्रस्व ई बदल जाएगा दीर्घ ई में, ह्रस्व उ बदल जाएगा दीर्घ उ में और ह्रस्व री बदल जाएगा दीर्घ री में। इनकी मात्राएं देखो ऐसे होती हैं, ए इनकी क्या हो गई? मात्राएं हो गई। अब आप संधि में देख ले, ठीक है। देखो यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग से पहले ह्रस्व ई, ह्रस्व ई, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और यहाँ पे अ, कोई मात्रा नहीं यानी कि अ है और यहाँ पे सब में र दिख रहा है। तो अब हमें क्या करना है? सारे ह्रस्व को दीर्घ कर देना। यहाँ पे ह्रस्व ई की मात्रा, यहाँ दीर्घ ई की मात्रा, ह्रस्व ई की मात्रा दीर्घ ई, ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व उ की मात्रा दीर्घ उ की मात्रा। यहाँ पे अ था तो कोई मात्रा नहीं, यहाँ पे आ की मात्रा। तो बच्चों मेरे ख्याल से आप इसे समझ गए होंगे। आज हमने विसर्ग संधि में उत्व संधि पढ़ा और रत्व संधि पढ़ा। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सत्व संधि के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।